एक साधक का प्रश्न आया है, कपालभाति और अनुलोम विलोम में क्या बेहतर है? किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में, और कितनी देर करना चाहिए? साधनात्मक पक्ष पर किसका महत्व ज़्यादा है? आज इस महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र, आपका अपने YouTube चैनल डू योगा धर्म में बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात करेंगे कपालभाति की। कपालभाति महज एक क्रिया है जिसको आधुनिक समय में प्राणायाम बता के पेश किया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने कपालभाति का कहीं भी जिक्र नहीं किया। जहाँ तक कि हठ योग प्रदीपिका में भी लिखा गया है कि कपालभाति मात्र एक क्रिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्रिया हमेशा थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि उसमें ना तो कहीं गहरी सांसों का अभ्यास होता है, तो उसको थोड़ा करें तो ही अच्छा। कपालभाति षट क्रम की एक क्रिया है और हठ योग में लिखा गया है कि जो साधक नियमित तौर पर आसन, ध्यान व प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करता है, उसे षट कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने ठान ही लिया है कि कपालभाति करना है, तो इसको थोड़ा ही करें और पहले करें, ताकि आपकी जो नासिका का मार्ग है उसमें जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं, वो क्लियर हो जाएं। आए दिन हम देखते हैं कि लोगों को कपालभाति करने से दिक्कतें आ रही हैं। किसी की हार्ट बीट फास्ट हो रही है, किसी का बीपी शुगर बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि टीवी वीडियोस में लगातार बताया जा रहा है कि आप 2-2 घंटे कपालभाति करें। सुनने में ही ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है, हास्यपद लगता है। दरअसल ऐसे लोग ही कपालभाति का ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं जो चाहते हैं कि आप बीमार पड़ो और उनका धंधा पानी चलता रहे। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 5-5, 10-10 साल से कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं से भी ठीक नहीं है। उनका बीपी तेज है, शुगर के लेवल्स हाई हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, किसी की हार्ट बीट ज़्यादा हो गई है। इसका बड़ा कारण है कि उन्होंने 2-2 घंटे कपालभाति किया। सबसे बड़ा वहम यह है कि कपालभाति को प्राणायाम बताया गया, जबकि ये मात्र एक क्रिया बताई गई है और षट कर्म में सावधान किया गया है कि इसको थोड़ा ही करो तो ही अच्छा होगा। इसलिए जब भी कपालभाति करने बैठें, सबसे पहले तो कपालभाति करने का तरीका ही गलत है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कुछ मैंने इस तरीके से देखा है, दरअसल कपालभाति है श्वास बाहर छोड़ने और श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया, लेकिन ये थोड़ा जल्दी होता है। लेकिन इसमें श्वास लेना और बाहर दोनों होता है, लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ बाहर छोड़ने पे रहता है सांस को, जिस वजह से उनका सांस फूलता है। अब सही तरीका देखें। तो अगर आप कपालभाति करना भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार करें। एक बारी में आधे से लेकर 1 मिनट तक ही काफ़ी होगा। आगे चर्चा करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की, जिसको अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम एक प्राणायाम के अंतर्गत आता है। जहाँ तक कि अष्टांग योग में भी प्राणायाम का विस्तार से चर्चा की गई है कि प्राणों का आयाम, जहाँ तक कि अष्टांग योग में प्राणायाम के महत्व को बताया गया है कि कैसे प्राणायाम की साधना से आप अपने अस्तित्व को हासिल कर सकते हैं, पूर्ण चैतन्य में लौट सकते हैं। तो ये कहने में कोई संदेह नहीं होगा कि प्राणायाम की तरफ आपको ज़्यादा आकर्षित होना होगा। प्राणायाम के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण
और आयाम। जहाँ प्राण है आपकी लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, आयाम विस्तार, यानी आप जीवन को लंबा कर रहे हो, प्राणों का विस्तार कर रहे हो। हठ योग और अष्टांग योग में प्राणायाम के महत्व को बेखूबी बताया गया है। दरअसल प्राणायाम के भीतर आपकी सांसों का विस्तार होता है, जिससे भीतर का सारा सिस्टम रिलैक्स होता है, हील होता है, यानी ठीक होने लगता है। और जैसे जैसे आप प्राणों का विस्तार करते हैं, आपका एक एक आंतरिक अंग स्वस्थ होता है, उसकी ब्लॉकेज खत्म होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि आप लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। आपकी सेहत में चार चांद लग जाते हैं और आप पहले से कहीं ज़्यादा जवान नज़र आते हैं। क्यों प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है? प्राणायाम में सांस छोड़ने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सांस को लिया ही ना जाए या छोटा लिया जाए। अर्थात अगर आप 4 सेकंड की गिनती पर आप सांस को धीरे धीरे अंदर ले रहे हैं, तो आपको 6 से 8 की गिनती तक सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। जब धीरे धीरे हम सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो इससे हमारा चंद्र नाड़ी जागृत होता है, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर का रिलैक्सेशन सिस्टम है, जो शरीर को रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड में डालता है। जब भी आप भीतर से अशांत होते हैं, तो ये चंद्र नाड़ी ही बार बार आपको शांत करता है, आपकी बॉडी को हील करता है, जिससे आपका तनाव दूर हो जाता है, जिसको हम वेगस नर्व के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये एक ऐसी नाड़ी है जो आपके ब्रेन से शुरू होकर आपके सभी भीतरी अंगों का स्पर्श करती है। तो जैसे जैसे हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिव होता है, तो हमारी वेगस नर्व बेहतर कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप बेहतर फील करते हैं, आपकी एंग्जाइटी दूर होती है, आपका तनाव दूर होता है। कई तरह की जो बीमारियां हैं, बहुत तरह की बीमारियां, चाहे वो कब्ज है, एसिडिटी है, IBS है, लीवर संबंधी, हार्ट बीट का तेज होना, हाई BP, ये सभी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। प्राणायाम में हमें ज़्यादा समय देना होगा, और प्राणायाम की कोई समय सीमा नहीं है। हम इसको जितना देर करेंगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। तो जितनी भी गहरी सांसों के अभ्यास हैं, गहरी सांसों वाले प्राणायाम हैं, चाहे ओमकार का महामंत्र है, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें से जो भी आपको सहज लगता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ ओमकार का जो महामंत्र है वो सभी लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार देखते हैं ओमकार का अभ्यास। सबसे पहले आप कमर को सीधा करके बैठें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लें। ओमकार में हम नासिका से श्वास लेंगे और मुंह से ओमकार की ध्वनि करेंगे। ध्यान रखें, ओमकार बहुत धीरे धीरे आपको सांस छोड़ते हुए करना है। आइए, शास्त्र कहता है जब आप लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं, तो आपके जो प्राणों का फ्लो है वो सुषुम्ना नाड़ी में दौड़ता है, और सुषुम्ना को ही बेस बताया गया है, सुषुम्ना को ही आत्मा का द्वार बताया गया है। ओमकार में जब आप श्वास को धीरे धीरे अंदर ले रहे थे, तो आपका पेट फूल रहा था, और श्वास के बाहर छोड़ने के साथ आपका जो पेट है वो धीरे धीरे अंदर सिकुड़ रहा था। अर्थात हमारा श्वास नाभि से मणिपुर चक्र से आ रहा था, और मणिपुर चक्र को
72,000 नाड़ियों का केंद्र बताया गया है। यहीं से आपकी 72,000 नाड़ियाँ सुषुम्ना नाड़ी की तरफ प्रवाह में जाती है। मणिपुर चक्र है आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र। यानी जैसे जैसे आपका प्राणों का प्रवाह इन 72,000 नाड़ियों में दौड़ता है तो आपकी भीतर की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। अर्थात सूर्य और चंद्र एक समानता में आते हैं, संतुलन में आ जाते हैं। और जैसे जैसे सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह बढ़ता है आप बेहतर महसूस करते हैं, आप अपने चैतन्य स्वरूप को बेहतर जान पाते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि गहरी सांसों के प्राणायाम कई तल से ज़्यादा बेहतर होंगे, चाहे वो एंग्जाइटी के लिए है, चाहे किसी तरह के डर के लिए है, ओवर थिंकिंग के लिए, डिप्रेशन के लिए। केवल गहरी सांसों के अभ्यास से ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सवाल उठता है कपालभाति और अनुलोम विलोम में क्या पहले किया जाए। कपालभाति महज एक क्रिया है तो इसको आप शुरू में कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, ताकि आपके भीतर जो भी रुकावट हो नासिका के तल पर वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कपालभाति कभी भी शाम के समय भूल के ना करें। और उन व्यक्तियों को तौबा करनी चाहिए कपालभाति से जिनको हाई बीपी की दिक्कतें हैं, जिनकी श्वास पहले ही उकड़ी हुई है। इसलिए कपालभाति सिर्फ वो ही लोग करें जिनको लगता है कि उनका कपालभाति के बिना काम नहीं चल सकता। जब वो थोड़ा सा आलसी महसूस कर रहे हैं, सुबह के समय थोड़ा बहुत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप गहरी सांसों की प्राणायाम कीजिए, फिर चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओमकार प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें भी आपका सांस देर तक छूटता है उनका प्रयोग करें। आशा करता हूँ कि आज आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर होगी। फिर भी आपको कोई दुविधा है तो आप अपने प्रश्न बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।